तो कहानी की शुरुआत में हमें टॉम नाम के लड़के को दिखाया गया जो कि एक बुक स्टोर संभाल रहा था। तभी उस स्टोर में सेंड्रा नाम की लड़की आकर अपने लिए बुक ढूंढने लगी। तब टॉम ने उसे पूछा आपको क्या चाहिए। तब सेंड्रा ने बुक का नाम बताया और टॉम ने उसे वो बुक ला कर दे दी। और टॉम ने कहा मैंने इस राइटर की बुक को ज्यादा पढ़ा नहीं। तब सेंड्रा कहने लगी ये काफी अच्छा राइटर है, एक्चुअली ये बुक मुझे अपने प्रोफेसर को गिफ्ट करनी थी। तब टॉम उस बुक का बिल बनाने लगा और उसने सेंड्रा से कहा पास ही में एक जापानीज रेस्टोरेंट है, यदि आप फ्री हो तो क्या आप मेरे लिए वहां पर डिनर के लिए चलना चाहोगी। तब सेंड्रा हंसते हुए कहने लगी सॉरी मैं नहीं चल पाऊंगी। तब टॉम ने कहा ओके आपका बॉयफ्रेंड होगा इसलिए ना। सेंड्रा कहने लगी नहीं मेरा कोई बॉयफ्रेंड नहीं है और मुझे सिंगल रहना पसंद है। तब टॉम ने कहा ठीक है कोई बात नहीं। आगे टॉम ने सेंड्रा का कार्ड यूज किया, लेकिन सेंड्रा के कार्ड से पेमेंट नहीं हो रहा था। तब सेंड्रा अपने बैग में कैश ढूंढने लगी। तब टॉम कहने लगा कोई बात नहीं, आप ये पेमेंट बाद में कर दीजिएगा जब भी आप अगली बार आओ। यह सुनकर सेंड्रा वो बुक लेकर वहां से चली गई। अब आगे टॉम शाम को बुक शॉप बंद करने लगा, तभी वहां सेंड्रा आ गई। टॉम ने वो पैसा लेकर सेंड्रा को बाय कहा, लेकिन सेंड्रा जाने से पहले कुछ सोचने लगी। और सेंड्रा ने टॉम से कहा तुमने सुबह मुझसे डिनर पर चलने के लिए पूछा था, एक्चुअली मैं तुम्हें हाँ कहना चाहती थी। यहाँ से जाने के बाद मैंने काफी सोचा कि एक अच्छे लड़के ने मुझे डिनर के लिए पूछा और मैंने उसे मना कर दिया। वैसे मेरा नाम सेंड्रा है। तब टॉम ने भी अपना नाम बताया और सेंड्रा टॉम के साथ उस जापानीज रेस्टोरेंट में डिनर के लिए गई, जहां बातें करते हुए टॉम ने सेंड्रा को बताया कि वो एक राइटर भी रह चुका है, लेकिन वो नॉवेल को अच्छा नहीं लिख पाया और इस वजह से वो डिप्रेशन में भी चला गया। एक्चुअली उसने राइटिंग का काम तब किया था जब उसकी माँ की डेथ हुई थी। तब सेंड्रा कहने लगी मेरे मॉम और डैड की भी बचपन में डेथ हो गई। मेरे पेरेंट्स की डेथ के बाद मुझे और मेरे भाई को एक फैमिली ने गोद ले लिया और उस फैमिली के पास नॉवेल का काफी अच्छा कलेक्शन था। और एक दिन मैंने जेन एयर की बुक को पढ़ने की शुरुआत की, इसलिए मैंने वो बुक कई बार पढ़ी। यह सुनकर टॉम ने कहा चलो मैं तुम्हें कुछ दिखाना चाहता हूँ। आगे टॉम सेंड्रा को वापस अपने बुक स्टोर में ले गया और उसने वहाँ लॉक खोल के सेंड्रा को जेन एयर की फर्स्ट एडिशन बुक दिखाई, जिसे देखकर सेंड्रा कहने लगी क्या ये सब सच है। टॉम ने कहा हाँ ये बिल्कुल सच है। सेंड्रा ने कहा मैं कैसे मान लूं। यह सुनकर टॉम सेंड्रा के करीब जाकर उसे किस करने लगा। आगे टॉम और सेंड्रा बार बार मिलने लगे, उनके बीच प्यार हुआ और वो दोनों इंटीमेट भी होने लगे। एक दिन टॉम सेंड्रा के घर पे सोया था, तभी उसे कोई आवाज आई। उसने उठकर देखा कि घर के बाहर कोई मौजूद था और वो दरवाजे को पुश कर रहा था। सेंड्रा भी अंदर से दरवाजे को लॉक करने की कोशिश कर रही थी। तब सेंड्रा ने दरवाजा बंद कर दिया और थोड़ी देर दरवाजा खटखटाने के बाद वो आदमी चला गया। टॉम भी ये सब देख रहा था और सेंड्रा उसे कहती है ये मेरा भाई है, इसे पैसा चाहिए। आगे सेंड्रा टॉम को कहने लगी फैमिली कहने के लिए इस दुनिया में सिर्फ मेरा भाई है। वो चाहे मुझे कितनी बार भी धोखा दे, लेकिन मैं उसकी मदद किए बिना नहीं रह सकती। मैं अपने भाई से बहुत प्यार करती हूँ। अब एक दिन टॉम सेंड्रा के घर पर फूल लेकर गया, तभी उसने देखा कि घर का दरवाजा खुला हुआ था। वो अंदर गया तो उसने देखा सेंड्रा परेशान थी। आगे सेंड्रा टॉम को बताने लगी मेरा भाई बहुत मुश्किल में है, उसने कुछ लोगों से उधार लिया था। वो काफी खतरनाक लोग हैं और उन लोगों ने मेरे भाई की 3 पसलियां तोड़ दी और वो लोग धमकी देकर गए कि अगर मेरे भाई ने पैसा नहीं चुकाया तो वो लोग उसे मार देंगे। मेरे पास इतना ही पैसा है कि मेरा भाई यहाँ से कहीं दूर भाग सकता है। टॉम कहता है अगर तुम्हारे भाई ने ऐसा किया तो वो लोग तुम्हारे पीछे पड़ जाएंगे। उन्हें कितना पैसा चाहिए। सेंड्रा ने कहा $3.5 लाख, वो भी 4 दिनों में। टॉम कहता है मैं तुम्हें पैसा दूंगा, मेरे अकाउंट में पैसा है। यह सुनकर सेंड्रा ने कहा तुम्हारे पास पैसा कहाँ से आया, तुम तो एक बुक स्टोर में काम करते हो। तब टॉम ने कहा मैं उस बुक स्टोर का मालिक हूँ, मेरे पिता काफी अमीर है और इन सब बातों से क्या फर्क पड़ता है। सेंड्रा कहती है मुझे फर्क पड़ता है, तुमने आज से पहले मुझे कुछ बताया क्यों नहीं, क्योंकि आज तुम्हारी बातें सुनकर मुझे लगा कि हम दोनों अनजान हैं। तब टॉम ने कहा सबसे पहली बात वो मेरा पैसा नहीं मेरे डैड का पैसा है और ये उन्होंने कोई नोबल काम करके नहीं चलाया, वो हेज फंड चलाते। और दूसरी बात तुमने ऐसा कैसे कहा कि हम दोनों अनजान हैं। तुम मेरी जिंदगी में आई इकलौती लड़की हो जिसके बाद मैंने जीने का मतलब समझा। टॉम की बातें सुनकर सेंड्रा मान गई और टॉम ने अपने बैंक अकाउंट से पैसा निकालकर सेंड्रा को दे दिया और टॉम ने सेंड्रा से कहा मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगा। सेंड्रा कहने लगी मैं तुम्हें वहां नहीं ले जा सकती, वहां मुझे अकेले जाना होगा। हम शाम को डिनर पर जापानीज रेस्टोरेंट में मिलेंगे। सेंड्रा पैसा लेकर चले गई और टॉम शाम को जापानीज रेस्टोरेंट में उसका वेट करने लगा, लेकिन उस शाम सेंड्रा जापानीज रेस्टोरेंट में नहीं आई। तब टॉम सेंड्रा के घर गया, लेकिन वहाँ भी लॉक लगा हुआ था। ये सब देखकर टॉम बहुत परेशान हुआ। अब मूवी में आगे हमें सेंड्रा की पास्ट लाइफ के बारे में बताया जाता है। सेंड्रा एक बार में गई किसी मिस्टर कार्ल से मिलने के लिए। तब सेंड्रा बार में जाकर एक आदमी से पूछने लगी क्या आपको ही मिस्टर कार्ल ने भेजा है। तब वहाँ बैठी एक लेडी पुलिस वाली ने सेंड्रा को अपने पास बुलाया। तब सेंड्रा उससे कहने लगी मुझसे तो मिस्टर कार्ल मिलने आने वाले थे। उस लेडी पुलिस ऑफिसर ने कहा उनकी वाइफ बीमार है इसलिए उन्होंने मुझे भेजा, चलो अब बैठ जाओ। सेंड्रा बैठ गई और वो पुलिस ऑफिसर पूछने लगी चलो बताओ तुम कहाँ थी। सेंड्रा ने कहा मैं एक फ्रेंड के साथ घूम रही थी, आप चाहो तो मैं उसका नंबर दे सकती हूँ। तब वो पुलिस ऑफिसर ने पूछा क्या आज तुमने कोई ड्रग्स ली थी। सेंड्रा ने कहा नहीं ली।
तब वो पुलिस अफसर ने कहा, तुम्हें पता है ना, यदि तुमने कोई रूल तोड़ा तो तुम्हारी पैरोल रद्द हो जाएगी। चलो बताओ, स्टारबक्स में तुम्हारी जॉब कैसी चल रही है? सेंटा ने कहा, काफी अच्छी चल रही है, मेरा पूरा दिन निकल जाता है और पता ही नहीं चलता। तब उस पुलिस अफसर ने कहा, तुम्हें पता है जहाँ पर तुम जॉब करती हो मैं वहाँ गई थी और उन लोगों ने मुझे बताया कि तुम पिछले 1 महीने से जॉब पर नहीं आ रही हो। तुम्हें पता है ना, पैरोल के दौरान जॉब करना पहली कंडीशन है और मुझे तो तुम्हें देखकर ये भी लग रहा है कि तुम ड्रग्स भी ले रही हो। क्या मैं अपनी गाड़ी से टेस्ट किट लाकर तुम्हारा टेस्ट करूं? तब सेंटा डर के कहने लगी, मैंने कल रात ही थोड़ा वीड लिया था। ये सुनकर वो पुलिस वाली कहने लगी, ये करके तुमने दूसरा रूल तोड़ा। चलो बताओ, तुम्हें वापस से जेल क्यों ना भेजा जाए? तब सेंटा कहने लगी, मैं आपको पैसा दूंगी। तब वो पुलिस ऑफिसर ने कहा, ये तुमने तीसरा रूल तोड़ा, एक पुलिस ऑफिसर को रिश्वत देने की कोशिश की और इसके लिए तुम्हें वापस जेल जाना होगा। चलो अब खड़े हो जाओ। तभी उस पुलिस ऑफिसर को महसूस हुआ कि सेंटा के हाथ में कुछ है। पुलिस ऑफिसर ने सेंटा का हाथ जेब से बाहर निकलवाया तो उसके हाथ में एक टेप रिकॉर्डर था। यह देखकर पुलिस ऑफिसर कहने लगी, तो तुम मुझे फंसाने की कोशिश कर रही थी। तभी वहाँ मैक्स नाम का आदमी आकर पैरोल ऑफिसर से कहता है, आप इस लड़की को दबाने की कोशिश कर रही हो। तब वो पैरोल ऑफिसर कहने लगी, मैं इस लड़की की पैरोल ऑफिसर हूँ और ये मेरा काम है, आप मुझे मेरा काम करने दीजिए। तब मैक्स नाम का आदमी कहने लगा, चलिए बताइए, आप इसे छोड़ने का कितना पैसा लोगी? ऐसा कहकर मैक्स ने अपने पर्स से $447 निकाल के टेबल पर रखे। उस पैरोल ऑफिसर की नजर मैक्स की घड़ी पर थी तो मैक्स ने अपनी घड़ी भी निकालकर उसके सामने रख दी। तब वो पैरोल ऑफिसर ने कहा, सर क्या आप नशे में हो? ये सुनकर मैक्स कहने लगा, हाँ आपने सही समझा, मैं बहुत नशे में हूँ। ऐसा कहकर मैक्स वो पैसा और घड़ी उठाकर बाहर निकल गया। तब उस पैरोल ऑफिसर ने बाहर जाकर मैक्स से कहा, मुझे आपसे बात करनी है। अब आगे मैक्स उस पैरोल ऑफिसर से बात करने लगा। तब वो पैरोल ऑफिसर कहने लगी, मुझे $5000 चाहिए, तब मैं इस लड़की को छोड़ दूंगी। तब मैक्स कहने लगा, लेकिन इस वक्त मेरे पास $447 कैश है। पैरोल ऑफिसर ने कहा, तो ठीक है, आप मुझे अपनी घड़ी दे दीजिए। नई घड़ी की कीमत $8500 है और अभी इसकी कीमत हम $7000 मान लेते हैं। मैं आपको $2000 कैश देती हूँ और आप मुझे घड़ी दे दीजिए। और मैक्स ने भी अपनी घड़ी निकालकर पैरोल ऑफिसर को दे दी और सेंटा भी वहाँ बैठकर ये सब देख रही थी। पैरोल ऑफिसर के जाने के बाद सेंटा भी मैक्स के साथ बाहर गई और सेंटा ने देखा कि मैक्स ने अपनी गाड़ी से घड़ी का बॉक्स निकाला जिसके अंदर काफी सारी घड़ियां थी। मैक्स ने उन घड़ी में से एक घड़ी निकालकर पहन ली। यह देखकर सेंटा ने मैक्स से पूछा, तो वो घड़ी असली नहीं थी? तब मैक्स ने कहा, गाड़ी में आकर बैठो और मैं तुम्हें तुम्हारा $1000 कर दे दूंगा। पैसों की लालच में सेंटा भी मैक्स की गाड़ी में जाकर बैठ गई। मैक्स सेंटा को अपने घर ले गया और अभी तक भी सेंटा को पता नहीं था कि मैक्स उसे चाहता क्या था। तब मैक्स के कहने पर सेंटा जाकर चेयर पर बैठ गई। तब मैक्स ने कहा, तुम चाहो तो वहाँ पर जाकर सो सकती हो, नहीं तो अब भी यहाँ से निकल जाओ। सेंटा ने कहा, अगर मैं रुक गई तो मेरे साथ क्या होगा? मैक्स ने कहा, अगर तुम रुकी तो तुम मेरे लिए काम करोगी। ऐसा कहकर मैक्स वहाँ से चला गया और सेंटा वहीं सो गई। अब सुबह उठाकर मैक्स ने सेंटा को ब्रेकफास्ट दिया और मैक्स सेंटा से सवाल करने लगा, तो बताओ तुम्हारी फेवरेट मूवी कौन सी है? सेंटा ने जवाब दिया, टाइटैनिक। तब मैक्स ने कहा, वो तो बहुत ही क्लासिक मूवी है। सेंटा ने कहा, मुझे उस मूवी में एक्टर डिकैप्रियो काफी पसंद आया। तब मैक्स ने कहा, हाँ बिल्कुल, ऐसा लगता है जैसे वो मूवी उसी के लिए बनी थी। मैक्स सेंटा के पास बैठा और सेंटा ने कहा, मुझे विश्वास नहीं होता कि तुम्हें टाइटैनिक मूवी पसंद है। मैक्स ने कहा, नहीं, मैंने वो मूवी कभी नहीं देखी, मैं मूवी नहीं देखता। मूवी देखना मतलब वेस्ट ऑफ टाइम। मैं बस तुम्हें यकीन दिला रहा था कि मुझे वो मूवी काफी पसंद आई और तुम्हें भी यही काम करना है। मैं तुम्हें ऐसा बना दूंगा कि तुम पर सब लोग यकीन करने लगेंगे। इसके लिए तुम्हें सब चीजों के बारे में थोड़ा थोड़ा जानना होगा ताकि तुम अच्छे से झूठ बोल सको। ऐसा कहकर मैक्स ने कुछ मैगजीन और न्यूज़पेपर सेंटा के सामने रखकर कहा, इन सबको पढ़ो। और मैक्स वहां से चला गया। शाम को मैक्स वापस आया तो उसे सेंटा बाथरूम में नशे की हालत में मिली। ये देखकर मैक्स ने सेंटा को अपने फ्लैट से बाहर निकाल दिया। काफी देर तक दरवाजा बजाने के बाद भी मैक्स ने दरवाजा नहीं खोला। तब सेंटा वहां से जाने की बजाय वहीं वेट करने लगी और रात में मैक्स ने दरवाजा खोलकर सेंटा से कहा, मैं तुम्हें बिल्कुल क्लीन चाहता हूँ। क्या मैं तुम पर ट्रस्ट कर सकता हूँ कि तुम आगे से ऐसी कोई गलती नहीं करोगी? तब सेंटा ने हाँ में जवाब दिया। आगे मैक्स सेंटा को सब कुछ सिखाने लगा कि उसे लोगों से कैसे बात करनी है, उन्हें कैसे इम्प्रेस करना है। मैक्स सेंटा को वो लड़की बनाने में जुट गया जो टॉम से जाकर मिलेगी। सेंटा भी बुक्स के बारे में नॉलेज लेने लगी ताकि वो टॉम को इम्प्रेस कर सके। मैक्स ने सेंटा को एक नया गेटअप दिया और सेंटा पूरी तरह से बदल गई। काफी दिनों की प्रैक्टिस और बहुत कुछ सिखाने के बाद एक दिन मैक्स ने सेंटा से कहा, आज मैं तुम्हें बाहर ले जाने वाला हूँ। आगे मैक्स सेंटा को अपनी बड़ी गाड़ी में एक बहुत ही बड़े होटल में डिनर के लिए ले गया और होटल में मैक्स ने सेंटा से कहा, जैसा मैंने सोचा था तुम उससे भी ज्यादा अच्छा परफॉर्म कर रही हो और अब तुम मेरे काम के लिए परफेक्ट हो, इसलिए अब तुम्हें टेस्ट देना होगा। तुम बाहर में उस आदमी को देख रही हो, तुम्हें उसके करीब जाकर उसे रिझाना होगा ताकि वो आदमी तुम्हें अपने रूम में ले जाए। ये सुनकर सेंटा ने बार में जाकर अपने लिए वोट का ऑर्डर किया और सेंटा उस आदमी से बात करने लगी।
अब सेंटा से बातें करते हुए वो आदमी सेंटा को अपने रूम में ले गया, जहां वो ड्रिंक करते हुए सेंटा के करीब आ गया और उसी वक्त किसी ने दरवाजा बजाया। विलियम नाम के उस आदमी ने दरवाजा खोला तो बाहर से मैक्स आकर सेंटा को गालियां बकने लगा। वो कहने लगा, तुम मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकती हो? तुम मुझे धोखा देकर इस आदमी के साथ आ गई। तुम इस आदमी के साथ इस कमरे में क्या कर रही थी? तब सेंटा भी मैक्स को शांत कराने का नाटक करने लगी। तब सेंटा विलियम से कहने लगी, तुम चिंता मत करो, यह हमें नुकसान नहीं पहुंचाएगा। एक्चुअली ये मेरा एक्स बॉयफ्रेंड है और ये अभी भी बहुत दुखी है। मैं इसे समझाऊंगी और ये शांत हो जाएगा। तुम बार में जाकर इंतजार करो, मैं तुमसे वहां मिलती हूँ। ये सुनकर विलियम नाम का वो आदमी अपना रूम छोड़कर बार में चला गया और मैक्स सेंटा को देखकर कहने लगा, तुमने काफी अच्छा किया। तुमने काफी नेचुरल और कूल तरीके से सिचुएशन को हैंडल किया। ये सुनकर सेंटा भी काफी खुश हुई कि उसने ये टेस्ट पास कर लिया। मैक्स भी उस होटल के रूम में रखा पैसा और ज्वेलरी उठाने लगा। तब मैक्स ने कहा, कभी किसी के लिए सॉरी फील मत करो। ऐसा कहकर मैक्स ने सेंटा को इयररिंग पहना दी। तब सेंटा ने मैक्स को किस करा और मैक्स भी सेंटा को किस करने लगा। अब मूवी में आगे हमें मैक्स की पास्ट लाइफ बताई गई। मैक्स एक आलीशान गाड़ी में बैठकर एक बंगले के बाहर रुका और वो उस घर में चल रही पार्टी में गया। उसी वक्त वहाँ पर मैडलिन नाम की लेडी रिचर्ड नाम के आदमी को अपने साथ लेकर आई और उसने रिचर्ड से कहा, ये मेरा बेटा है मैक्स। तब रिचर्ड हंसते हुए कहने लगा, मैंने तुम्हारी मॉम से तुम्हारी काफी तारीफें सुनी। तब मैक्स ने कहा, काश मैंने भी आपके बारे में सच सुना होता, आप काफी ओल्ड हो। यह सुनकर मैडलिन ने मैक्स से कहा, इनसे ऐसे बात मत करो, चलो मेरे साथ चलो। और मैडलिन मैक्स को डांटते हुए अपने साथ ले गई और रिचर्ड को मैक्स का व्यवहार काफी बुरा लगा। दूसरे रूम में जाकर मैक्स मैडलिन से कहने लगा, आप इस आदमी के बारे में क्या जानती हो? मैडलिन ने कहा, वो एक पब्लिक फिगर है, अगर तुम चाहो तो उनके बारे में गूगल में सर्च करो। चलो बताओ, तुम ड्रग्स लेकर तो नहीं आए हो? तब मैक्स कहता है, आप और क्या चाहती हो? मैं आपको पहले भी बोल चुका हूँ कि मैं बिल्कुल क्लीन हूँ। आप चाहती हो कि मैं अभी आपके सामने यूरिन टेस्ट दूं? ऐसा कहकर मैक्स वहीं रखी ड्रिंक की बोतल में यूरिन करने लगा और मैडलिन मैक्स की हरकतों से परेशान होकर वहीं रोने लगी। अपनी माँ को रोता देख मैक्स ने अपनी माँ को गले लगा लिया और वो अपनी माँ को सॉरी कहते हुए कहने लगा, मुझे रुकने के लिए जगह चाहिए। तब मैडलिन ने कहा, ठीक है, लेकिन तुम ज्यादा दिन तक यहाँ नहीं रुक सकते। मैक्स बाहर आया तो उसने देखा रिचर्ड भी वहाँ खड़ा होकर ये सब सुन रहा था। मैक्स के जाने के बाद रिचर्ड मैडलिन के पास गया और मैडलिन रिचर्ड को देखकर सॉरी बोलते हुए रोने लगी और रिचर्ड उसे सहारा देने लगा। अब अगले दिन सुबह मैक्स नींद से उठा तो उसने देखा रिचर्ड और मैडलिन उसके बारे में बात कर रहे थे। मैक्स अपनी माँ के सामने आया। तब मैडलिन कहने लगी, मुझे एक अपॉइंटमेंट के लिए जाना है, इसलिए तुम रिचर्ड के साथ बैठकर लंच करो। मैडलिन वहाँ से चली गई और मैक्स रिचर्ड के पास बैठ गया। तब रिचर्ड ने कहा, देखो हम दोनों तुम्हारी माँ की वजह से जुड़े हैं और हमें अच्छा व्यवहार करना चाहिए ताकि हम तीनों की लाइफ अच्छी हो। अब एक रात मैडलिन और रिचर्ड पार्टी करके अपने घर आए। तभी उन्होंने देखा कि उनके घर एक पुलिस वाला आया था जिससे मैक्स बहस कर रहा था। वो पुलिस ऑफिसर रिचर्ड को देखकर कहने लगा, मैं ऑफिसर कॉलिन हूँ NYPD से और मैं यहाँ इस आदमी को पकड़ने के लिए आया हूँ क्योंकि इसने मेरे अंडरकवर एजेंट से कोकीन खरीदी। तब रिचर्ड ऑफिसर से कहने लगा, मैं NYPD को काफी डोनेशन देता हूँ और मैं शहर के कमिश्नर को भी अच्छी तरह से जानता हूँ, इसलिए मैं चाहता हूँ आप इसे छोड़ दे। ऐसा कहकर रिचर्ड ने उस ऑफिसर को पैसा दिया। तब उस पुलिस ऑफिसर के हाव भाव को देखकर मैडलिन ने कहा, रुक जाओ, ये कोई पुलिस ऑफिसर नहीं है, ये सब मैक्स का किया धरा है। ये लोगों के साथ कॉन्फिडेंस गेम खेलता है और ये इसका ऐसा ही गेम है। यह सुनकर मैक्स और वो पुलिस ऑफिसर का नाटक करने वाला आदमी हंसने लगा। मैडलिन उस दूसरे आदमी को वहां से जाने के लिए कहती है और वो वहां से चला गया। आगे मैडलिन मैक्स से कहने लगी, मैंने तुम्हें सब कुछ दिया और तुमने हमेशा मेरा फायदा उठाया। तब मैक्स अपनी माँ को मनाने लगा और मैडलिन ने मैक्स को एक थप्पड़ जड़ दिया। आगे मैडलिन ने मैक्स से कहा, मैं चाहती हूँ तुम यहाँ से निकल जाओ, मैं तुम्हें और नहीं देखना चाहती। ऐसा कहकर मैडलिन वहां से निकल गई। आगे मैडलिन मैक्स से घर आके कहने लगी, आई एम सॉरी, मैंने तुम्हें मारा। आगे मैडलिन ड्रिंक बनाने लगी। तब मैक्स ने उससे कहा, तुम उसे पसंद करती हो? तब मैडलिन ने कहा, तुम बिल्कुल मत जलो, तुम्हें पता है मैं बूढ़े लोगों को नहीं पसंद करती। मैं बताऊं मैं क्या पसंद करती हूँ? ऐसा कहकर मैडलिन मैक्स के करीब आई और वो दोनों वहीं पर इंटीमेट होने लगे। यहाँ हमें पता चलता है कि मैडलिन और मैक्स माँ बेटे नहीं बल्कि गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड थे और रिचर्ड को ठगने के लिए वो ये नाटक कर रहे थे। आगे रिचर्ड ने मैक्स को मिलने के लिए बुलाया और वो उसे अपने ऑफिस में ले गया। तब रिचर्ड ने देखा कि उसके ऑफिस में उसका बेटा टॉम भी मौजूद था। तब रिचर्ड ने टॉम से कहा, तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? क्या तुमने मीटिंग के लिए अपॉइंटमेंट लिया था? टॉम कहने लगा, आपने मुझे हाय भी नहीं कहा और आपको अपने बेटे से मिलकर खुशी भी नहीं हुई। मुझे लगता है मुझे यहाँ से वापस चले जाना चाहिए। ऐसा कहकर टॉम अपने डैड को बाय कहकर वहां से निकल गया। टॉम के वहां से जाने के बाद रिचर्ड ने मैक्स से कहा, टॉम मेरा बेटा है लेकिन मेरी वाइफ की डेथ के बाद ये बिल्कुल बेकार हो चुका है और मेरा इतना बड़ा बिजनेस संभालना इसके बस की बात नहीं, ये काफी कमजोर है। जब ये 21 साल का हुआ तो मैंने इसे पूरी आजादी दी कि जो ये चाहता है ये वो करे। मैंने इससे पूछा कि तुम क्या चाहते हो, तो पता है इसने क्या कहा? कोई जेन एयर नाम का राइटर है, उसकी बुक की साइन की हुई कॉपी। और उसके बाद इसने एक बुक स्टोर खोल लिया।
चलो अब तुम्हारी बात करते, यदि मैं तुम्हें यहाँ पर वर्क के लिए रखूं तो क्या लगता है तुम कैसा काम करोगे? मैक्स कहता है बिल्कुल अच्छा नहीं। तब रिचर्ड कहने लगा हाँ मुझे भी ऐसा ही लग रहा है। मैं तुम्हें महीने का $60,000 देने के लिए तैयार हूँ। तुम बाहर निकलकर अपने लिए कोई अपॉर्चुनिटी ढूंढो। तुम्हारी वजह से तुम्हारी माँ काफी परेशान रहती है और मैं नहीं चाहता कि वो परेशान रहे। तब मैक्स कहता है तो $60,000 मेरी कीमत है, तो मुझे पूरे साल का एडवांस चाहिए। तुम मुझे कैश दो और मेरी मॉम को अपने पास रखो, और मैं वादा करता हूँ तुम मेरे बारे में सुनोगे भी नहीं। तब रिचर्ड ने 1 साल का अमाउंट मैक्स को कैश दिया और मैक्स वहां से सारा कैश लेकर निकल गया। पैसा मिलने की खुशी में रिचर्ड एक बार में जाकर डांस करने लगा। तब वहां पर मैडलिन भी आकर उसके साथ डांस करने लगी और उन लोगों का तीसरा साथी टिप्सी भी वहां पर उन लोगों के साथ डांस करने लगा। आगे वो तीनों आपस में बात करने लगे और मैक्स ने कुछ पैसा निकालकर टिप्सी को दे दिया। तब टिप्सी ने कहा ये तो काफी कम है, मेरा कट तो ज्यादा होना चाहिए। तब मैक्स हंसते हुए कहने लगा तुम्हारा हिस्सा यही बनेगा, क्योंकि हम दोनों को इस काम के लिए काफी खर्च करना पड़ा। तब टिप्सी कहता है ठीक है, मेरा पैसा इतना ही बनता तो इतना ही सही। ऐसा कहकर टिप्सी कैश लेकर निकल गया। मैक्स ने कहा और अब तुम क्या करोगी? मैडलिन कहती है मैं घर जाऊंगी, अपना सामान बटोरूंगी और रिचर्ड से कहूंगा मेरी कोई आंटी है जो बीमार है, मुझे उनसे मिलने जाना पड़ेगा और मैं यहाँ से हमेशा हमेशा के लिए निकल जाऊंगी। अब आगे मैक्स मैडलिन के आने का इंतजार कर रहा था। तभी मैडलिन ने उसे कॉल किया और मैडलिन मैक्स से कहने लगी मेरे पास तुम्हारे लिए एक गुड न्यूज है और एक बैड न्यूज। गुड न्यूज ये है कि वो सारा पैसा अब तुम रख सकते हो, उसमें से मुझे हिस्सा देने की कोई जरूरत नहीं। और बैड न्यूज ये है कि रिचर्ड मुझसे प्यार करने लगा है, वो मुझसे शादी करना चाहता है। इसलिए मैं सोच रही हूँ क्यों ना रिचर्ड की वाइफ बन के उसके साथ रहने लग जाऊं और तुम्हारा मेरी जिंदगी में कोई लेना देना नहीं होगा। मैं वापस वही ठगने का काम नहीं करना चाहती, मुझे वो काम बोरिंग लगता है। उसी वक्त कोई मैक्स के घर का दरवाजा बजाने लगा और बाहर से आवाज आई मैक्स हम पुलिस है, दरवाजा खोलो, तुम्हारे खिलाफ अरेस्ट वारंट है। तब मैक्स फोन पर कहने लगा मुझे विश्वास नहीं हो रहा, क्या सचमुच बाहर पुलिस है? तब मैडलिन कहने लगी अच्छा होगा तुम हमेशा के लिए कहीं दूर चले जाओ। मैडलिन ने मैक्स को पकड़वाने के लिए पुलिस को भेजा था। मैक्स खड़ा होकर पीछे के दरवाजे से वो सारा पैसा लेकर भाग गया। अब आगे हमें मैडलिन की स्टोरी बताई गई। मैडलिन एक शीशे को देखकर रो रही थी। मैडलिन बाहर गई तो मैडलिन के घर में काफी लोग मौजूद थे जो मैडलिन को सांत्वना दे रहे थे, क्योंकि रिचर्ड इस दुनिया से जा चुका था। वहाँ पर टॉम भी मौजूद था जो अपने पिता की मौत को लेकर दुखी था। तभी वहाँ रिचर्ड का वकील डेविड मैडलिन से कहता है मुझे आपसे अकेले मिलना है। रिचर्ड ने अपनी वसीयत छोड़ी है जिसके बारे में मुझे आपको और टॉम को बताना है। आगे डेविड टॉम और मैडलिन को अकेले में ले जाकर कहने लगा मरने से पहले रिचर्ड ने अपनी विल में बदलाव किया और उस पर साइन भी किए। उस वसीयत के अनुसार रिचर्ड ने अपनी सारी संपत्ति मैडलिन के नाम कर दी। तब मैडलिन कहने लगी लेकिन ये सब तो टॉम का होना चाहिए। डेविड ने कहा रिचर्ड टॉम को लेकर काफी क्लियर थे, कुछ पास्ट इंसिडेंट के कारण उनका विश्वास टॉम पर नहीं था। टॉम ने कहा और वो पास्ट इंसिडेंट ये था कि एक लड़की मेरे पास से $3.5 लाख लूट के ले गई। तब डेविड ने कहा और ये तुम्हारी एक बहुत ही बड़ी गलती थी जिसने रिचर्ड को ये फैसला लेने के लिए मजबूर किया। रिचर्ड समझ गए कि टॉम उनकी संपत्ति को संभालने लायक नहीं है, इसलिए टॉम रिचर्ड होप्स फाउंडेशन का मेन ट्रस्टी होगा और इसके अलावा उसके नाम वो बुक स्टोर भी किया गया है। बाकी रिचर्ड की $9.2 बिलियन की संपत्ति का अधिकार मैडलिन का होगा। इसके अलावा मैडलिन रिचर्ड होप्स फाउंडेशन में एक ट्रस्टी भी होगी। वैसे तो इस ट्रस्ट का सारा काम टॉम को ही संभालना होगा, लेकिन यदि टॉम अपनी ड्यूटी पूरी नहीं कर पाया तो इस ट्रस्ट का अधिकार भी मैडलिन को चला जाएगा। ये सारी बातें सुनकर मैडलिन डेविड से कहती है मैं टॉम से अकेले में कुछ बात करना चाहती हूँ। डेविड बाहर चला गया। तब मैडलिन ने टॉम से कहा टॉम जो कुछ भी हुआ ये सब मुझे बहुत बुरा लग रहा है, पर मैं तुम्हें एक बात बताना चाहती हूँ, जो भी कुछ है उसमें तुम मेरे पार्टनर हो। अगर मैं इस अपार्टमेंट में रहूंगी तो सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे लिए, तुम जब तक चाहो यहाँ रह सकते हो और अगर तुम इस अपार्टमेंट से चले गए तो मैं ये अपार्टमेंट को सेल कर दूंगी, क्योंकि मैं यहाँ पर अकेली नहीं रह पाऊंगी। यह सब बोलकर मैडलिन टॉम के सामने अच्छा बनने की कोशिश कर रही थी। तब टॉम ने मैडलिन की बातें सुनकर कहा ठीक है और वो वहां से चला गया। टॉम के वहां से जाने के बाद मैडलिन सोफे से टिककर हंसने लगी। वो काफी खुश हो रही थी क्योंकि अब वो $9.2 बिलियन की मालकिन बन चुकी थी। आगे मैडलिन मजे से अपनी लाइफ जीने लगी थी। एक दिन मैडलिन अपने अपार्टमेंट में थी, तभी उसे कोई आवाज आई। एक्चुअली टॉम से मिलने वहां पर कोई आया हुआ था। मैडलिन जाकर देखती है तो वहां पर खड़ा आदमी कहता है गुड मॉर्निंग मिस्टर हॉब्स, मेरा नाम पैट बैड्रिक्स है और हम यहाँ पर टॉम हॉब्स से कुछ बात करने के लिए आए। तभी वहां पर टॉम ने आकर मैडलिन से कहा ये लोग मुझसे मिलने के लिए आए हैं, ये मेरे फादर के बहुत अच्छे फ्रेंड है, जब भी कुछ सेंसिटिव होता है तो ये लोग हमारे लिए काम करते हैं। आगे पेट नाम का वो आदमी मैडलिन और टॉम को सेंटा की इन्फॉर्मेशन देने लगा और कहने लगा टॉम ने हमसे इस लेडी की इन्फॉर्मेशन मांगी थी जिसने उसे ठगा था। 16 की उम्र में इसने स्कूल छोड़ दिया और उसके बाद इसके नाम कई सारे अपराध दर्ज होने लगे और एक दिन इसे ड्रग्स रखने के अपराध में गिरफ्तार कर लिया गया। ये पैरोल पर बाहर आई और उसके बाद से गायब है। जो भी फ्रॉड इसने टॉम के साथ किया है उसमें ये अकेली नहीं थी,
थी, इस लड़की के साथ जरूर कोई था जो इसे गाइड करके इसे हेल्प कर रहा था और हम उस आदमी का पता लगाने की कोशिश कर रहे। पेट वहां से जाने लगा और ये सब सुनकर मैडलिन चिंता में पड़ गई थी, क्योंकि मैडलिन को पता था कि सेंडा के साथ जो आदमी था वो कोई और नहीं बल्कि मैक्स था। आगे खाना खाते हुए मैडलिन टॉम से कहने लगी, अगर तुम्हें वो लड़की मिल भी जाएगी तो भी ज्यादा कुछ नहीं बदलने वाला। तब टॉम कहता है, मैं इस बात को नहीं मानता। तब मैडलिन टॉम को फ्लैट के कुछ ब्रोशर दिखाने लगी। देखो ये फ्लैट मैंने तुम्हारे लिए देखे जो तुम्हारे बुक स्टोर से काफी पास पड़ेंगे। तब टॉम कहने लगा, लेकिन आप अपार्टमेंट क्यों सर्च कर रही हो? तब मैडलिन कहने लगी, मैंने तुम्हें बताया ना मैं अपार्टमेंट सेल करने वाली हूँ। तब टॉम कहता है, वो ठीक है, लेकिन मैं अपना अपार्टमेंट खुद ढूंढ लूंगा। आप शायद चाहती हो कि मैं यहाँ पर ना आऊँ। आप मुझे मत बताइए मुझे क्या करना है क्या नहीं करना है, क्योंकि आप मेरी मॉम नहीं हो। तब मैडलिन कहती, और हाँ अगर मैं होती तो मैं तुम्हें यही बोलती, ये सब छोड़ दो, जो हुआ उसे भूलकर आगे बढ़ो। ये सुनकर टॉम कहता है, ठीक है मैं पैट ब्रैडिक को उस लड़की को ढूंढने से मना कर दूंगा। अब अगले दिन टॉम अपनी मॉम के साथ उसके लिए अपार्टमेंट देख रहा होता है। तब टॉम ने मैडलिन से कहा, उन्होंने उस लड़की को ढूंढ लिया, वो लोग उसे अपार्टमेंट पर लेकर आ रहे, मुझे उससे बात करनी होगी। ऐसा कहकर टॉम जाने लगा। तब मैडलिन भी उसके पीछे चली गई। आगे टॉम अकेले में सेंड्रा से रूम में मिलने के लिए गया। टॉम सेंड्रा से बात करके बाहर आया और वो मैडलिन और पेट को बताने लगा, मैंने उससे बात करी पर वो मुझे वैसी बिल्कुल नहीं लगी जैसी वो पहले मेरे पास आई थी। कोई आदमी था जिसने उसे बताया कि उसे क्या करना है और उसने उसे इस काम के लिए ट्रेन किया, और उसने ये भी बताया कि उस आदमी का कनेक्शन हमारी फैमिली से। तब मैडलिन ने कहा, किस टाइप का कनेक्शन? टॉम कहने लगा, उसने कहा है कि वो आदमी हमारे बारे में बहुत कुछ जानता था, उस आदमी के पास हमारी पर्सनल इन्फॉर्मेशन भी थी, और उस आदमी ने फिर इसे भी धोखा दे दिया, वो इसे अकेला छोड़कर चला गया। मैंने उसे कहा है कि वो अभी यहाँ रुक सकती है क्योंकि वो बीमार है। तब मैडलिन कहती है, नहीं वो यहाँ नहीं रुक सकती क्योंकि वो एक जंकी है और वो कुछ भी कर सकती है, हम उस पर ट्रस्ट नहीं कर सकते। तब टॉम कहता है, यहाँ पर डॉक्टर है, नर्स है, मैं उसका इलाज करवाऊंगा, मैं उसका ध्यान रखूंगा। तब वहाँ खड़ा पैट ब्रैडिक कहता है, ठीक है मैं एक आदमी को घर के बाहर खड़ा करवा दूंगा, जब भी आप लोगों को नीड लगे आप उसे बुला सकते हो। तब मैडलिन कहती है, ठीक है वो यहाँ रहेगी, लेकिन पहले मुझे उससे बात करनी होगी। ऐसा कहकर मैडलिन सेंड्रा से बात करने के लिए बेडरूम में चली गई, और मैडलिन ने सेंड्रा से कहा, मैंने टॉम के फादर से शादी की और मैं टॉम की स्टेप मॉम हूँ। तब सेंड्रा ने कहा, मैं अच्छी तरह से जानती हूँ तुम कौन हो, मैक्स ने तुम्हारे बारे में मुझे सब कुछ बता दिया था, कैसे तुमने उसके पीछे पुलिस लगवा दी, कैसे एक बूढ़े आदमी के मरने के बाद उसकी सारी संपत्ति तुम्हारी हो गई। हमें बस इतना करना था, उस बूढ़े आदमी से उसके बेटे को दूर करना था ताकि उसकी विधवा को उस बूढ़े आदमी की संपत्ति मिल जाए। तब मैडलिन कहने लगी, तुम्हें कितना पैसा चाहिए? सेंड्रा ने कहा, मुझे कोई पैसा नहीं चाहिए, मैं मैक्स से मिलना चाहती हूँ। मैक्स और मैं ट्रेन स्टेशन पर मिलने वाले थे और मैंने वहां पर उसका 3 दिन तक इंतजार किया। मैक्स ने मुझे धोखा दिया और अब मैं मैक्स से मिलना चाहती हूँ। तब मैडलिन कहने लगी, मुझे नहीं पता मैक्स कहाँ पर है। सेंड्रा ने कहा, तो उसे ढूंढो, नहीं तो तुम्हारे बारे में मैं सब कुछ सच बता दूंगी। तब सेंड्रा के रूम से निकलकर मैडलिन सीधा मैक्स को कॉल करने लगी। मैक्स का कॉल रिकॉर्ड हो रहा था। तब मैडलिन ने कहा, मैं एक प्रॉब्लम में फंस चुकी हूँ। उन लोगों ने उस लड़की को ढूंढ लिया जिसने तुम्हारे साथ मिलकर टॉम को ठगा था, और अब वो लड़की तुमसे मिलने की जिद कर रही है, नहीं तो मेरे बारे में वो सब कुछ सच बता देगी और मेरे बाद वो लोग तुम्हें पकड़ने के लिए आएंगे। मैक्स को काफी कॉल करने के बाद आखिरकार उसे एक दिन मैक्स का कॉल आया और मैक्स ने मैडलिन से कहा, ठीक है मैं वापस आ जाऊंगा। अब आगे मैडलिन सेंड्रा के पास गई, जिसके पास बैठकर टॉम भी उससे बातें कर रहा था। तब मैडलिन सेंड्रा से कहने लगी, मुझे अब तुम ठीक नजर आ रही हो, चलो तुम मेरे साथ चलो, हम लोग बाहर घूमने जाते हैं। आगे एक सुनसान जगह पर मैडलिन ने मैक्स को सेंड्रा से मिलवाया और वहाँ पर सेंड्रा धक्का देकर मैक्स से पूछने लगी, तुमने मुझे अकेला क्यों छोड़ा? तुम मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकते हो? उसी वक्त वहाँ पर कुछ और गाड़ी आ गई, जिसके अंदर से पैट ब्रैडिक, उसके आदमी और टॉम बाहर निकले, और पैट टॉम से कहने लगा, देखो मैंने कहा था ना तुमसे, मैडलिन ने दोनों के साथ मिलकर तुम्हारे पिता को बेवकूफ बनाया उनकी दौलत छीनने के लिए, और तुम्हें नाकारा साबित करके मैडलिन ने उस सारी दौलत अपने नाम करवा ली। तब वहाँ खड़ा टॉम कहता है, और ये सब तुम लोगों ने मेरे पिता के पैसों के लिए किया, जवाब दो मुझे सेंड्रा, मैं तुमसे कुछ पूछ रहा हूँ। सेंड्रा कोई जवाब नहीं दे रही थी। तब टॉम ने वहाँ खड़े पैट की गन निकालकर सेंड्रा की तरफ कर दी, और गन को देखकर सभी लोग डर के दूर हट गए, और टॉम सेंड्रा से कहने लगा, तुमने मुझे बर्बाद कर दिया। सेंड्रा टॉम से सॉरी कहने लगी। तब टॉम ने कहा, तुम झूठी हो, लेकिन सेंड्रा के डरे हुए चेहरे को देखकर टॉम उस पर गोली नहीं चला पाया, और गुस्से में टॉम कहने लगा, इसकी जिम्मेदार तुम नहीं हो, इसकी जिम्मेदार कोई और है। और ऐसा कहकर टॉम ने वो गन मैडलिन की तरफ कर दी, और वो मैडलिन से कहने लगा, तुमने मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी, देखो मैं क्या बन गया हूँ, और तुमने मेरे डैड के साथ क्या किया, उन्हें भी बेवकूफ बनाया। टॉम मैडलिन पर गोली चलाने वाला था, तभी सेंड्रा ने बीच में आके टॉम के हाथ को झटका दिया। बंदूक से गोली चली और टॉम की गन सीधा मैडलिन के पांव में जा गिरी। टॉम वापस वो गन उठाने लगा, उससे पहले गन को मैडलिन ने उठा लिया। तब टॉम ने कहा, तो अब तुम मुझे मारोगी, चलो मुझे मार के दिखाओ। ऐसा कहकर टॉम ने मैडलिन की गन पकड़ ली और अचानक गोली चल गई। गोली सीधा टॉम की छाती पर लगी और टॉम वहीं गिर गया।
यह देखकर मैडलिन घबरा गई और सेंड्रा भी रोने लगी। तब पेट ने टॉम को देखकर मैडलिन से कहा, तुमने इसे मार दिया। तब मैडलिन कहने लगी, इसने अपने आप को खुद गोली चलाई, मैंने इसे शूट नहीं किया। तब पेट ने अपने आदमी से कहा, जल्दी पुलिस को कॉल करो। और यह सुनकर पेट का आदमी पुलिस को कॉल करने लगा। यह देखकर मैडलिन परेशान होकर कहने लगी, मैंने इसे शूट नहीं किया। यह लड़का मर गया, पर मैं इसकी मौत की जिम्मेदार नहीं हूँ। मैं सारा पैसा वापस कर दूंगी, पर मैं जेल नहीं जाना चाहती। ये सुनकर पेट कहता है, तुम ये क्या बोल रही हो? पुलिस आने वाली है और वो तुम्हें नहीं छोड़ने वाली। तब मैडलिन कहने लगी, तुम कैसे भी करके पुलिस को आने से रोको, मैं कुछ भी करने के लिए तैयार हूँ। मैं जेल नहीं जाना चाहती, मैं सारी संपत्ति रिचर्ड होप्स फाउंडेशन के नाम कर दूंगी। पेट के हाँ कहने पर मैडलिन सारी संपत्ति रिचर्ड होप्स फाउंडेशन के नाम करने के लिए तैयार हो गई। और मैडलिन ने लॉयर डेविड को कॉल करके कहा, मैं रिचर्ड की सारी संपत्ति जो कुछ भी मेरे नाम है वो सारी संपत्ति रिचर्ड होप्स फाउंडेशन के नाम करना चाहती हूँ, और ये सब मुझे आज ही करना है। आगे पेट की गाड़ी में बैठकर मैडलिन, मैक्स और सेंड्रा डेविड के ऑफिस जाने लगे। और वहां जाकर मैडलिन ने पेपर पर साइन कर दिए और पेट ने उन तीनों को ले जाकर ओक्लाहोमा सिटी में जाने वाली फ्लाइट में बैठा दिया। मैडलिन को देखकर मैक्स कहने लगा, तुम्हारे चेहरे को देखकर बिल्कुल नहीं लग रहा कि तुमने इतनी सारी संपत्ति गंवा दी। तब मैडलिन कहने लगी, मैं प्रोफेशनल हूँ, वो संपत्ति कहीं नहीं जाने वाली। बिलियंस ऑफ डॉलर की ये संपत्ति रिचर्ड होप्स फाउंडेशन को जाएगी, और इस फाउंडेशन का हेड टॉम था। मैं भी इस फाउंडेशन की ट्रस्टी हूँ, और टॉम के मरने के बाद मैं इस फाउंडेशन की हेड बन जाऊंगी। इस तरह से पूरी संपत्ति का कंट्रोल वापस मेरे पास आ जाएगा। यह सुनकर सेंड्रा कहती है, तुम अभी भी पैसों की बात कर रहे हो, वहाँ टॉम मारा जा चुका है और वो हमारी वजह से मरा है। ऐसा कहकर सेंड्रा रोते हुए उठकर टॉयलेट की तरफ चली गई। मैडलिन वहाँ बैठी हुई थी और वो देखती है कि उसकी बाह पर टॉम का ब्लड लगा हुआ था। मैडलिन उसे पानी और टिश्यू से साफ करने लगी तो वो ब्लड आसानी से साफ हो रहा था। तब मैडलिन कहती है, ये कोई ब्लड नहीं है, ये तो आसानी से साफ हो रहा है, यानी टॉम मारा नहीं गया, वो जिंदा है। क्या इन सब के पीछे तुमने ही वापस मेरे साथ स्कैम तो नहीं किया? मैक्स कहने लगा, इस बार मैं इन सब में बिल्कुल इन्वॉल्व नहीं हूँ। यह सुनकर मैडलिन का शक सेंड्रा पर गया, जो उठकर वहाँ से जा चुकी थी। मैडलिन बाथरूम में जाकर देखती है तो वहाँ पर सेंड्रा नहीं थी, और मैडलिन और मैक्स समझ गए कि उनके साथ धोखा हुआ है, और सेंड्रा एयरपोर्ट से निकल गई। आगे हमें बताया जाता है कि मैक्स के कहने पर सेंड्रा ने अपना काम बराबर किया था। उसने टॉम को प्यार के झांसे में फंसाकर उससे पैसा ले लिया, और जब वो पैसा लेकर मैक्स के पास गई तो मैक्स भी सेंड्रा को धोखा देकर पैसा लेकर भाग गया। और उसके बाद सेंड्रा एक रेस्टोरेंट में काम करने लगी, जहां सेंड्रा को न्यूज़पेपर में एक न्यूज दिखाई दी कि बिलियनियर रिचर्ड होप्स की डेथ 75 की एज में हो गई, और रिचर्ड होप्स की सारी संपत्ति उसकी वाइफ मैडलिन के पास चली गई, और होप्स का बेटा टॉम इस संपत्ति से वंचित रह गया। यह देखकर सेंड्रा को काफी बुरा लगा, इसलिए सेंड्रा वापस टॉम के पास गई। सेंड्रा ने टॉम को सॉरी कहकर उसे सब कुछ बताया, और आगे सेंड्रा ने टॉम को मैक्स और मैडलिन के साथी टिप्सी से मिलवाया, और टिप्सी ने मैडलिन और मैक्स के बारे में सब कुछ टॉम को बता दिया। आगे टिप्सी ने टॉम को अपने साथी गोल्डी से मिलवाया, और गोल्डी ने पैट ब्रैडिक नाम का आदमी बनकर टॉम और सेंड्रा के साथ मिलकर ये सब प्लान किया। उन्होंने सभी चीजों की बार बार प्रैक्टिस की कि कैसे टॉम को गोली लगेगी और कैसे उसकी छाती से खून निकलेगा। अब आगे वो सभी लोग वापस टॉम के बुक स्टोर पर मिले, और वो लोग काफी खुश थे कि उनका प्लान सफल रहा। वो मैडलिन से पूरी संपत्ति हथियाने में पूरी तरह से कामयाब हुए। टॉम ने उन सभी को उनका पैसा दिया, और वो पैसा लेकर खुशी खुशी निकल गए। तब सेंड्रा कहती है, यदि तुम कुछ कर नहीं रहे हो तो मेरे साथ जापानीज रेस्टोरेंट में डिनर के लिए चलो। टॉम कहता है, मैं सिंगल हूँ और मुझे सिंगल रहना पसंद है। ऐसा कहकर टॉम और सेंड्रा खुशी खुशी वहां से बाहर निकल गए, और ये मूवी यहीं खत्म हो गई। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें बताइए कमेंट सेक्शन में। हमारे इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए, और वीडियो पसंद आए तो कमेंट सेक्शन में यस टाइप कीजिए, हाइप ऑप्शन का यूज कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए, क्योंकि पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त।